नमस्कार। डॉक्टर सुरेंद्र की आईएएस एकेडमी की तरफ से यूपीएससी रेडियो एआई में आप सभी का स्वागत है। आज के इस विश्लेषण में हम ये समझेंगे कि इतिहास आखिर लिखा कैसे जाता है। हम इतिहासकारों के औजारों और स्रोतों के जरिए अतीत के रहस्यों को खोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं E.H. कार के इस बहुत ही गहरे विचार के साथ। देखिए, इसका मतलब यह है कि इतिहास सिर्फ पुरानी घटनाओं की एक लिस्ट नहीं है, नहीं, बल्कि ये तो एक जिंदा बातचीत है, एक डायलॉग है। और यह हमें याद दिलाता है कि आखिर हम अतीत को पढ़ते ही क्यों हैं, ताकि हम आज की दुनिया को, अपने आज को और बेहतर तरीके से समझ सकें। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इससे पहले कि हम इतिहासकारों के टूल्स को समझें, आइए सबसे पहले इस बुनियादी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आखिर ये जो अतीत है, ये जो हिस्ट्री है, ये हमारे लिए मायने क्यों रखती है? बिल्कुल सीधी और सरल भाषा में कहें तो इतिहास मानव के अतीत का अध्ययन है। ये इसकी सबसे मूल परिभाषा है और यही परिभाषा उस नींव का काम करती है जिस पर आगे की सारी बातें टिकी हैं। ये सिर्फ घटनाओं का कलेक्शन नहीं है, बल्कि मानव के पूरे गुजरे हुए कल का एक सिस्टमैटिक स्टडी है। तो चलिए अब इतिहासकार के टूल किट का सबसे पहला और सबसे जरूरी औजार देखते हैं, वो सिस्टम जिसका इस्तेमाल समय को ऑर्गेनाइज करने और मापने के लिए किया जाता है। ये समझिए कि किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट को सही जगह पर रखने का एक ढांचा है। तो BCE और CE ये दो बहुत ज़रूरी टर्म्स हैं। ये सिस्टम ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है और आज पूरी दुनिया में हिस्टोरिकल टाइमलाइंस के लिए एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है। याद रखिएगा, CE की गिनती आगे की तरफ होती है, जैसे 1, 2, 3, और BCE की गिनती पीछे की तरफ होती है, यानी कि 300 BCE 200 BCE के बाद आता। अच्छा, ये टाइमलाइन दिखाती है कि ये सिस्टम असल में काम कैसे करता है। देखिए, 12000 BCE से 8000 BCE तक हम समय में तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो नंबर हैं वो घट रहे हैं। बुद्ध का जन्म 560 BC में हुआ और फिर उसके बाद अशोक का शासनकाल 268 BC में शुरू हुआ और फिर आता है साल 1 CE और यहां से गिनती सीधी आगे की ओर बढ़ने लगती है। अब एक बहुत ही जरूरी बात, खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, ग्रेगोरियन कैलेंडर में कोई ईयर 0 या 0 वर्ष नहीं होता। इसका मतलब साल 1 CE ठीक साल 1 BCE के बाद आता है। तो जब भी BCE और CE के बीच का समय निकालना हो तो क्या करना है? सिंपल, बस दोनों सालों के नंबर को जोड़ देना है। चलिए अब उन विशेषज्ञों से मिलते हैं जो ऐतिहासिक सबूतों को खोजते हैं और उनका मतलब निकालते हैं। आप इन्हें अतीत का जासूस या अन्वेषक भी समझ सकते हैं, जो छोटे छोटे सुरागों को जोड़कर एक पूरी कहानी तैयार करते हैं। ये टेबल इन विशेषज्ञों के काम को बहुत साफ साफ बताती है। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो इंसानों द्वारा छोड़ी गई चीज़ों को स्टडी करते हैं, जबकि पेलियोंटोलॉजिस्ट्स लाखों साल पुराने पौधों और जानवरों के अवशेष यानी फॉसिल्स को देखते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट समाज और संस्कृति को समझते हैं और जियोलॉजिस्ट हमें उस जमीन के बारे में बताते हैं जहां ये सब कुछ हुआ। तो अब तक हम ये जान चुके हैं कि अतीत का अध्ययन कौन करता है। अब सवाल ये है कि वो क्या अध्ययन करते हैं। तो चलिए अब हम सीधे सबूतों पर यानी एविडेंस पर फोकस करेंगे और समझेंगे कि हिस्टोरिकल सोर्सेस को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। ये मेंस के जवाब लिखने के लिए एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है। ऐतिहासिक स्रोतों को मोटे तौर पर इन दो कैटेगरीज में बांटा जाता है। पुरातात्विक स्रोत यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हमें फिजिकल एविडेंस देते हैं, ऐसी चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन या सिक्के। और दूसरी तरफ हैं साहित्यिक स्रोत यानी लिटरेरी सोर्सेस, जो हमें लिखित रिकॉर्ड देते हैं, कहानियां, कानून और लोगों के विचार जो उन्होंने कभी लिखे थे। तो ये जो पुरातात्विक स्रोत हैं, इनमें कई तरह की चीज़ें शामिल हैं। बड़े बड़े स्मारक हो गए, चट्टानों पर खुदे शिलालेख, पुराने सिक्के और रोज़मर्रा की वस्तुएं जैसे बर्तन और औजार। हाँ, दो ज़रूरी शब्द याद रखने हैं। शिलालेखों की स्टडी को कहते हैं एपिग्राफी यानी पुरालेख शास्त्र, और सिक्कों की स्टडी कहलाती है न्यूमिज्मेटिक्स यानी मुद्रा शास्त्र। अशोक का ये स्तंभ इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमें कितनी जानकारी दे सकते हैं। ये सिर्फ एक आर्ट पीस नहीं है, ये हमें मौर्य कला, उनके प्रशासन और उनकी विचारधारा के बारे में बताता है। इस पर जो लिखा है वो असल में अशोक के आदेश थे, जो हमें उनके शासन के बारे में सीधी जानकारी देते हैं। अब साहित्यिक स्रोतों की दुनिया भी उतनी ही बड़ी है। इन्हें हम दो मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो हैं स्वदेशी ग्रंथ जैसे वेद और महाकाव्य, जो भारत में ही लिखे गए, और दूसरे हैं विदेशी यात्रियों के लिखे हुए विवरण, जो हमें भारत पर एक बाहरी नजरिए से जानकारी देते हैं। हालांकि हाँ, कभी कभी उसमें उनका अपना बायस भी शामिल होता है।
अच्छा, अब तक हमने जो भी टूल्स और सोर्सेज देखे, आइए उन सबको एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि इनका इस्तेमाल करके बहुत पुराने समय की तस्वीर को फिर से कैसे बनाया जाता है। ये एक तरह से हिस्ट्री का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। लगभग 12,000 BCE में एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल चेंज हुआ। आखिरी आइस एज खत्म हो गया। इससे क्या हुआ? जलवायु गर्म हुई, जिससे पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में भी बदलाव आया, और इसी गर्म दौर ने खेती की शुरुआत के लिए एक स्टेज तैयार किया, जो कि मानव इतिहास का एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था। ये जो तस्वीर है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ ले आती है। देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ झोपड़ियों, मिट्टी के बर्तनों और औजारों के सबूत मिलते हैं। पैलियोंटोलॉजिस्ट को पालतू जानवरों और उगाए गए अनाज के अवशेष मिलते हैं। और जब इतिहासकार इन सभी सुरागों को एक साथ जोड़ते हैं, तो वो इस तरह की एक बस्ती के जीवन की तस्वीर बना सकते हैं, जहां लोग खेती कर रहे थे, जानवरों को पाल रहे थे और एक कम्युनिटी में रह रहे थे। और हम इस चर्चा को इसी एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये सवाल हमें वापस हमारी शुरुआती बात पर ले जाता है। इतिहास कभी भी स्टैटिक नहीं होता। नई टेक्नोलॉजी और नए स्रोत हमेशा हमारी समझ को और बेहतर बनाते रहते हैं। ये सोचना वाकई में बहुत रोमांचक है कि भविष्य में हम अपने अतीत के बारे में और क्या-क्या नया जानने वाले हैं।